उनको सुन लेते हैं। और करीब करीब दावा किया जा रहा है कि जीत के बिल्कुल करीब हैं। देखिए, मैं आभार और धन्यवाद करता हूँ राजस्थान की जनता का और कोंकण की जनता का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया, क्योंकि सबका विकास और सबका विश्वास वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। कांग्रेस पर विश्वास उठ गया था और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है। इसका प्रमाण है कि पूरे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सब जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। मैं पुनः कोंकण की जनता को धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा मतदान किया। सबसे पहले सर्वोच्च मतदान करना और उसके बाद में एक तरफ ही कमल खिलाना। बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद और शुभकामना और आभार। जी बिल्कुल, पोखरण से ये भाजपा प्रत्याशी थे और जीत के बिल्कुल करीब हैं, तो इन्होंने एक तरह से राज्य की जनता को आभार भी दे दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हिरेन जोशी जी जुड़े हुए हैं। आइए हिरेन जी से सीधे बात करते हैं। हिरेन जी, समीकरण आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत का सिलसिला धीरे धीरे यानी सीटें आना चालू हो गई हैं। सर, किस तरह देखते हैं इस बार आप? क्या वो जो परंपरा, जो रिवाज जो चला रहा है 5 साल में बदलने का सरकार का, क्या वो कायम रहा है या जनता ने कोई और मुद्दों पर वोट दिया है? सर, ये रिवाज और परंपरा, इससे अलग ये जो पूरा चुनाव है, जिसे आपने कहा कि कैसे देखते हैं, तो ये चुनाव गारंटियों के बीच झूल रहा था। एक तरफ कांग्रेस की गारंटियां थी, राजस्थान में 7 गारंटी थी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी गारंटी थी, तेलंगाना में भी गारंटी थी। दूसरी तरफ मोदी गारंटी थी। लगता है कि जनता ने मोदी गारंटी के पक्ष में खड़ा होना सहर्ष स्वीकार किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो नतीजे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें तीनों राज्यों में सरकार बन रही है, ये मोदी गारंटी की एक विजय है। इसके साथ ही जो राम मंदिर की जो तैयारी चल रही है, लगता है उसकी आरती की जो लाइन लगेगी उसमें 3 और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वहाँ मौजूद होंगे। और ये राम मंदिर जो बनने वाला है, और ये 2024 से पहले का एक बहुत बड़ा संकेत है। शायद जो चुनावी पंडित हैं उनको दीवार पर लिखी इबारत इन चुनावों से स्पष्ट नज़र आने लग गई है कि ये जो सेमीफाइनल बार बार कहा जाता था और एक लिटमस टेस्ट भी कुछ लोग कहते थे, तो उस रूप में ये चुनाव अपने आप में हिंदुस्तान पर पूरी दुनिया की निगाहें थी इस चुनाव पर। ऐसा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी विश्व नेता हैं इस समय, और इस चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें थी और उनके आलोचक इस चुनाव को बहुत गहराई से देख रहे थे और एडी चोटी का जोर लगाया गया था। ये चुनाव और भी कुछ मामलों में याद किया जाएगा। फ्री बीज के मामले में राजस्थान में जिस तरीके से फ्री बीज दी गई, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से फ्री बीज दी गई, तेलंगाना में फ्री बीज दी गई, इन तीनों राज्यों का, और हम अगर देखें छत्तीसगढ़ का, आप देखेंगे गोबर तक पे भी 2 रुपए किलो गोबर तक अनुदान, हर तरीके से येन केन प्रकारेण। अगर कांग्रेस के मित्र, चूंकि मैं जर्नलिस्ट के नाते बात कर रहा हूं, अगर वो कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम चुनाव था, चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं था। ये चुनाव विकास के दावे को लेकर सरकारें आगे आई थी और विकास के बाद धीरे धीरे। आपको इस वक्त चर्चा में रोकना चाहूंगी। आपको बता दें इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर दूरदर्शन राजस्थान की तरफ से। झालारा पाटन से वसुंधरा राजे 50,000 मतों से आगे है, वो तो पता ही था। एक तरफा जीत है ये। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी नाथद्वारा में 3,923 मतों से पीछे चल रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से भाजपा के नरपत सिंह राजवी 12,800 मतों से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आख्या बनाए हुए हैं बढ़त। इस वक्त की बड़ी खबर बीकानेर पश्चिम से कांग्रेस प्रत्याशी वर्तमान मंत्री बीडी कल्ला 4,730 मतों से पीछे। कोटपुतली से कांग्रेस प्रत्याशी वर्तमान मंत्री राजेंद्र सिंह यादव 1,030 मतों से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर टोंक से कांग्रेस नेता सचिन पायलट 14,635 वोट से आगे है। लालसोट से कांग्रेस प्रत्याशी वर्तमान मंत्री प्रसादी लाल मीणा 9,478 वोटों से पीछे। तारानगर से भाजपा के राजेंद्र राठौर 7,124 मतों से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां कोटा उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान मंत्री शांति धारीवाल 800 मतों से पीछे। सिविल लाइन से कांग्रेस प्रत्याशी वर्तमान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी 743 मतों से पीछे। झालारपाटन से वसुंधरा राजे 50,000 मतों से आगे चल रहे हैं। सर, आपसे ही जानना चाहेंगे हिरेन जी, वसुंधरा राजे जो कि एक तरफा जीत बोली जाती है, क्या अगर बीजेपी जीतती है तो वो ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी? क्योंकि माना जा रहा है बाबा बालकनाथ को भी मुख्यमंत्री की लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है? नहीं, निरपेक्ष रूप से अगर हम कहें तो इस पूरे चुनाव कैंपेन में लोगों ने
बहुत मुंह में उंगली देने का प्रयास किया बीजेपी के बड़े नेताओं के, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा, लेकिन कहीं भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेंड देखा जाता है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस चुनाव में टिकट वितरण किया है उसमें किसी का भी मान अपमान नहीं किया है, चुनाव लड़ा गया है। निश्चित रूप से इस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने बार बार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड वो निर्णय करेगा और जो विधायक जो जीत के आएंगे ये अपना नेता चुनेंगे संसदीय बोर्ड। और ये एक जो प्रकट रूप से तो यही है कि जो पार्टी आलाकमान तय करता है, लेकिन चूंकि बड़े नेताओं पर सबकी नज़र है। वसुंधरा राजे यहाँ 2 बार की पहले मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और एक रोचक चुनाव में भी वाकया हुआ था। आपने दोनों नेताओं का नाम लिया, तिजारा से बालकनाथ का, इस समय वो बहुत अच्छी बढ़त बढ़ाए हुए हैं। इस बीच में मैं थोड़ा सा विषयांतर करके कहूँगा कि राजस्थान के ठीक पूर्व में एक महाराज महंत योगी बालकनाथ जीत रहे हैं जो भगवा कपड़े पहनते हैं, दूसरी तरफ भगवा वस्त्रधारी महंत प्रतापपुरी। आप देखेंगे दोनों ही तरफ, एक तरफ उनके सामने इमरान खान है तो इधर सालेह मोहम्मद है। सालेह मोहम्मद भी धार्मिक नेता हैं और इमरान खान धार्मिक नेता नहीं है, लेकिन तिजारा का या मेवात का जो गणित समझते हैं नूह की घटना के बाद, उनको पता है कि वोटों का ध्रुवीकरण कितना जबरदस्त हुआ था। इस बीच बालकनाथ ने उन चुनावों में एक बार ये भी कहा था, बाद में उन्होंने वो सुधार भी कर दिया था, वसुंधरा राजे को भावी मुख्यमंत्री कहा था। लेकिन ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, चुनावी पंडित कोई भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी में इस पूरे चुनाव में ये देखा गया कि फूट कहीं भी नजर नहीं आई थी। यद्यपि कांग्रेस ने भी लास्ट में ये डैमेज कंट्रोल कर दिया था, 2 गुट जो कहीं भी थे वो इस चुनाव में नजर नहीं आए। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तो नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी जी कि कमल का फूल ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। और शायद कर्नाटक चुनाव के बाद जो कुछ लोग इधर उधर हो रहे थे, अब उन्हें स्पष्ट संदेश चला गया है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर यह चुनाव लड़ा गया है। उनकी जो भारत सरकार की योजनाएं, इसके साथ जो स्थानीय लीडरशिप है उसका भी कहीं कम रोल नहीं है, लेकिन नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा आपको गया। बीच में रोकना चाहूंगी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता शिखा शर्मा अजमेर से। जी शिखा, वहां पर क्या माहौल बना हुआ है इस वक्त, चुनावी उत्सव कैसा नजर आ रहा है? हाँ, यहाँ पर आप देखिए कि बदलते मौसम की तरह सुबह से रुझान भी बदल रहे हैं। जैसे कि अभी मौसम भी चेंज हो गया है, अचानक से बारिश भी, हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है। उसी प्रकार से जो सुबह से रुझान थे उनमें बदलाव आया है। जो मसूदा सीट है, मसूदा की विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी से वाजिद अली जो लगातार बढ़त बनाए हुए थे वो पीछे हो गए हैं और भाजपा प्रत्याशी आगे आ गए हैं। और सबसे ज्यादा जो पब्लिक का वो देखने को मिला है वो केकड़ी से, जहां रघु शर्मा ने बहुत काम करवाया था, अभी डेवलपमेंट वर्क काफी करवाया उन्होंने और जिला भी बना दिया केकड़ी को, लेकिन फिर भी वे लगातार हार रहे हैं वहां से। हर राउंड में शत्रुघ्न गौतम जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ब्यावर में जो पिछली बार के विजेता प्रत्याशी है शंकर सिंह रावत, वो 15,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जी शिखा, अभी तक कितने राउंड वहां पर पूरे हो चुके हैं और कितने होने बाकी हैं? 4 बार के विधायक हैं अजमेर उत्तर और दक्षिण से, वासुदेव देवनानी और अनीता भदेल, वो लोग फिर से बढ़त बनाते हुए आगे आ चुके हैं। तो यहाँ बदलता मौसम जैसा होता है वैसे ही यहाँ रुझान भी हर पल बदल रहा है। जी बिल्कुल हिरेन जी, मैं आप वापस आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, मेरा एक सवाल ये है कि निर्दलीय, जैसे कि हमने अभी देखा चंद्रभान सिंह आख्या जो कि लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, तो ऐसे में क्या निर्दलीय और जो बागी होकर गए हैं पार्टियों से, क्या वो कुछ पासा पलट सकते हैं? चंद्रभान सिंह आक्या को जो जानते हैं वो लगातार विधायक हैं वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के, और संयोग से अभी 4 दिन पहले मेरा उनसे फलोदी के पास मिलना हुआ, तो आक्या की तो लाइन क्लियर है जो आक्या को जानने वाले में। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि नरपत सिंह राजवी जब विद्याधर नगर से वहाँ गए, उनका चुनाव कठिन हो गया क्योंकि बागी के रूप में आक्या आ गई, और नरपत सिंह राजवी विद्याधर नगर छोड़ के गए। वहाँ दिया कुमारी जो सांसद हैं उन्होंने प्रचंड जीत अर्जित की है। यद्यपि प्रचंड के रूप में राजस्थान में वसुंधरा राजे की जीत अभी सबसे बड़ी जीत देखी जा रही है, यद्यपि अंतिम आंकड़े बाद में आएंगे। तो निर्दलियों की भूमिका तो है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच में है, और इस चुनाव में स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ये चुनाव हार रही है और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत बिल्कुल। रही आपको है। एक बार फिर से रुझान की तरफ ले जाते हैं। भाजपा के 114 और कांग्रेस के 70, वहीं निर्दलियों के 15 रुझान चल रहे हैं इस वक्त। अभी
12 से ज़्यादा बज गए हैं, 1 बज गई है और ऐसे में अभी तक भी नतीजे नहीं आए हैं। रुझान सुबह से ही रुझान पर नजर लगी हुई है, जनता अपनी पूरी आंखें टीवी स्क्रीन पर गड़ाए हुए है कि क्या कुछ होने वाला है, आखिरी समय पे बाजी पलट भी सकती है। जी, तो 4 राजकुमार सीटें जी, अर्पिता राजकुमार जीत चुकी जी, है भारतीय जनता पार्टी और बाकी और जो है 112 सीटों पर आगे चल रही है। जी। तो हम बात कर रहे थे हिरेन जी आपसे, जी। इस बार प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि कमल का फूल है उसको वोट देना है। जी। कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई घोषित नहीं किया है, क्या कहेंगे? नहीं, असल में क्या होता है कि जब राज्यों की राजनीति में इस बार भारतीय जनता पार्टी का अलग, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लगातार 18 सालों से मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वहां कहीं ये मैसेज नहीं दिया गया कि उनके नाम वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। यद्यपि वो मुख्यमंत्री ही हैं, उनके नेतृत्व में भी चुनाव वहां लोकल लड़ा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत ये चीजें की और उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है कहीं भी। अब राजस्थान में देखेंगे कि वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, किसी भी जो शीर्ष नेता राज्य का प्रकट रूप में दिखाई देता है उसके मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं रखी गई। और चूंकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये एक पार्टी रणनीति से लड़ी है। कई बार कई राज्यों में कांग्रेस भी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के लड़ती है, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी। और मुझे लग रहा है इस परसेप्शन की लड़ाई में और जो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति थी जिसके पूरे नेपथ्य में गृह मंत्री अमित शाह हैं इस रणनीति के, और चूंकि चेहरा नरेंद्र मोदी थे और उन्होंने इन रणनीतियां कामयाब रही। और आप देखेंगे कि जो जीत गया उसकी ही रणनीति मानी जाएगी और जो हार गए उनकी रणनीति धराशायी है जब भी वो हार रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करना भी एक रणनीति का हिस्सा था और उसी रणनीति के तहत, क्योंकि 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कड़वे अनुभव लिए थे चेहरे के रूप में, उस समय कुछ ऐसा नेगेटिव प्रचार का सामना करना पड़ा। यद्यपि एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन चुनाव के बाद ऐसे संकेत दिए गए कि फला व्यक्ति के कारण ये चुनाव में हार जीत हुई है। तो ये सब होते हुए हिरेन जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। मैं आपसे, अभी आपने एक शब्द का यूज किया, एंटी इनकम्बेंसी। ये शब्द काफी प्रचलित रहा है, पिछले चुनावों में भी देख लो, इस चुनाव में भी देख लो। तो क्या कुछ इस चुनाव में ये एंटी इनकम्बेंसी नजर असर डाल सकती है? नहीं, अब असर तो एंटी इनकम्बेंसी डाल ही रही है। मतलब देखने में ये आया था, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जैसे विरोध नहीं है, अब विरोध नहीं है, विधायकों का विरोध है। कुल मिला के सरकार अगर जा रही है तो ये एंटी इनकम्बेंसी है, और सरकार का जाना है इसका मतलब है कि जनता को उनकी नीतियां रास नहीं आई हैं। और जो मार्जिन है, ये मार्जिन 116 जो 112 सीटों पे बढ़त, 4 सीटों पे विजय, ये एंटी इनकम्बेंसी है। और कांग्रेस के जो जानकार हमारे कई मित्र हैं उनका भी मानना है कि ये विधायकों की अलग अलग जगह पे विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी थी। कांग्रेस में इस साल जब मानेसर वाली घटना हुई, आप देखेंगे कांग्रेस में फूट स्पष्ट रूप से थी। जो बयानबाजियां नेताओं ने अपने नेताओं के प्रति एक दूसरे ने की और लगातार तलवारें लास्ट मोमेंट तक खींची रही। आप देखेंगे जब सरकार बनी तब सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, बाद में उनका इस पार्टी में क्या असर हुआ आप देखेंगे। हर एक का वोट बैंक है, उस वोट बैंक ने भी कांग्रेस पार्टी को इस बार मुझे लग रहा है काफी नुकसान बीच में ही रोकना पहुंचा है। चाहूंगी, चर्चाओं का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको दिखा दें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां टोंक से कांग्रेस के सचिन पायलट 19,165 मतों से आगे चल रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी नाथद्वारा से 4,058 मतों से पीछे चल रहे हैं। डीडवाना से निर्दलीय यूनुस खान 9,882 मतों से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी मुजीब भी जुड़ चुके हैं। जी मुजीब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आज के इस जन्मदिन 2023 के अंदर हम एक बार फिर ताज़ा अपडेट के साथ हाजिर हैं। राज्य की 4 सीटों का पिटारा खुल चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से जीत दर्ज कर दी है और कांग्रेस अभी भी अपने खाते खुलने का इंतजार है। हालांकि अभी की स्थिति पर नज़र डालें तो राज्य के अंदर 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना हुई है, जबकि कांग्रेस इस मामले में थोड़ी सी पिछड़ती नज़र आ रही है। 72 सीटों के ऊपर अभी फिलहाल उसके नतीजे अपने पक्ष में होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसका इंतजार है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। क्षत्रोपों की लड़ाई के अंदर क्या लगता है कि सैनिक धराशायी होते नज़र आ रहे हैं? अगर हम बात करें 2 ध्रुव की, जहाँ पर राजेश पायलट और सचिन पायलट और दूसरी तरफ अशोक गहलोत थे, तो क्या आपको लगता है कि इसके बीच में उनके सैनिक धराशायी हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बड़े नाम हैं, कद्दावर नाम है, लेकिन अभी पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। देखिए, चुनाव है, एक जीतेगा एक हारेगा।
इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि कोई धाराशायी होता नजर आ रहा है। मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के 200 उम्मीदवारों ने पूरा ईमानदारी से के साथ, वफादारी के साथ राजस्थान की जनता को, देवतुल्य जनता को माता पिता मान करके उनकी सेवा की और कांग्रेस पार्टी की जो अच्छी योजनाएं थी उनको लेकर जनता के बीच में गए। अब जनता का जो भी आदेश सर आएगा उसको सर माथे पे लिया जाएगा। इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि अभी रुझान आ रहे हैं, रुझानों के तहत भारतीय जनता पार्टी का घमंड नजर आ रहा है, लेकिन मुझे भरोसा है 2-3 घंटे के बाद जब पूरे परिणाम आएंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी स्पष्ट मेजोरिटी के साथ सरकार बनाती हुई नजर आएगी। कांग्रेस के सामने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कांग्रेस ने कहा है कि उसने विपक्ष की भूमिका पूरी ईमानदारी से नहीं निभाई, लेकिन हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका मध्य प्रदेश के अंदर और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ नहीं निभा पाए। आपको क्या लगता है कि जहां एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान के अंदर नजर आ रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वो फैक्टर मध्य प्रदेश में काम नहीं करके गया? देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहे सत्ता में हो चाहे सत्ता के बाहर हो, कांग्रेस पार्टी के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने, इस बड़े बड़े से नेता ने राजस्थान की, हिंदुस्तान की, प्रत्येक राज्य की जनता की बहुत बेहतर सेवा की है। पूरा कोरोना इस बात का उदाहरण है कि कोरोना में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिंदुस्तान के अंदर अपने अपने राज्यों में कैसे सेवा की थी। राजस्थान के अंदर लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने कहा था मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, और हमने किसी को भूखा भी नहीं सोने दिया। कुछ टाइम पहले 2003 में जब अकाल पड़ा था तब हमने गेहूं की बोरियां भरती थी घरों के अंदर। तो राजस्थान की जनता जानती है अगर वास्तव में कोई सेवा भाव करता है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है, और अशोक गहलोत जी का तो नेचर ही सेवा करने का है। काम अच्छा करने के बाद अगर जनता के अंदर वो विश्वास वापस लौट करके नहीं आया और सरकार दोबारा नहीं करे तो ऐसे काम के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ लैक कम्युनिकेशन का भी तो रह जाता है। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्योंकि सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है। थोड़ी तकलीफ होती है जब बहुत सेवा करते हैं राजस्थान की जनता को, या जनता किसी भी स्टेट की हो उसको माई बाप मान के, गरीब को गणेश मान के सेवा करते हैं, कहीं कोई कमी रह जाती है, चाहे कमी हमारे वाले पार्ट पे हो चाहे जनता के पार्ट पे हो, तो तकलीफ तो बहुत होती है। लेकिन फिर भी जनता का आदेश सिर माथे पर होता है। लेकिन जो भी कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का जो आलाकमान स्टेट का होता है वो, और दिल्ली का आलाकमान बैठ के तय करेगा कि कहां कमी रह गई है। लेकिन निश्चिंत रहे, हमारी सरकार बनने जा रही है और 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा भी हम लोग पटकने देंगे, इस बात का कांग्रेस पार्टी को भरोसा है। जन साहब 2023 से सीधे 2024 का रुख करते हैं, लेकिन हम बात वापस लौट करके 2023 की करते हैं। इन 4-5 राज्यों के अंदर जो फिलहाल विधानसभाओं के लिए कवायद चल रही है, विपक्ष की भूमिका का पर अगर नजर डालें, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका ज्यादा असरदार तरीके से निभाई, या कांग्रेस सरकार के अंदर भी विफल हुई और विपक्ष की भूमिका के अंदर भी विफल साबित हुई? हिरेन सर नहीं, हाँ, मैं अगर अपन एक दूसरे पहलू पे भी विचार करें, आपके सवाल को जोड़ते हुए मैं कह रहा हूं, असल में हिरेन जी आपसे इस सवाल का जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ नए ताज़ा रुझान अपडेट्स आ रहे हैं, उसको ज़रूर हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। टॉक से कांग्रेस के सचिन पायलट 14,000 से ज़्यादा मतों से फिलहाल आगे हैं। इसके अलावा 84 से भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत जीत गए हैं। कांग्रेस से पहले रोत का खाता खुल गया। भाजपा से सुशील कटारा को 69,166 मतों से उन्होंने हराया, बहुत बड़ा मार्जिन से हराया गया। राजसमंद से दीप्ति किरण माहेश्वरी विजयी घोषित की गई हैं। एक बड़ा नाम है लेकिन अप्रत्याशित माना जा सकता है। राजसमंद से दीप्ति किरण माहेश्वरी विजयी घोषित की गई हैं। 109 सीटों के ऊपर फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाए हुए, जिसमें अभी के जो ताज़ा नतीजे सामने आए हैं उसके अंदर एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पिंडवाड़ा आबू से भाजपा प्रत्याशी 50,000 वोटों से अभी झालरापाटन से वसुंधरा राजे महत्वपूर्ण बढ़त बनाए हुए हैं, जिसको हम परिणाम के तौर पर ही देख सकते हैं। विद्याधर नगर से दिया कुमारी जीत चुकी हैं। सांसद होने के साथ साथ उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और जीत गए हैं। चलिए सीधे सीकर हमारे सहयोगी के पास रुक करते हैं। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीकर की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। बड़ा रोचक मुकाबला यहाँ पे देखने को मिला है। सुनील, क्या अभी ताज़ा अपडेट आपके पास? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, सीकर में अभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव में 3 में बीजेपी आगे चल रही है और 5 में कांग्रेस आगे चल रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लक्ष्मणगढ़ जो और सीट है सीकर की, उसमें कांग्रेस के गोविंद सिंह चौटाला है वो 12,000 मतों से आगे चल रहे हैं सर 15वें राउंड में। और हम बात करें सीकर शहर की, तो सीकर शहर के अंदर कांग्रेस के राजेंद्र पारिक है, पूर्व उद्योग मंत्री थे, वो आगे चल रहे हैं बीजेपी कांग्रेस से। अभी की स्थिति के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे कि जिन मुद्दों को लेकर के प्रत्याशी मैदान में उतरे थे उसके बाद अभी नज़र आ रहे हैं वो रिजल्ट कहीं ना कहीं से बहुत सारी बातों को चौंकाते भी हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया कास्ट की राजनीति को लेकर के काफ़ी हाइप पे रहा है। राष्ट्रीय राजनीति के अंदर हमेशा यहाँ की नज़र रहती है। आपको क्या लगता है कि जातिगत समीकरण किसकी तरफ होते नज़र आ रहे हैं? तो जातिगत समीकरण की बात करें तो लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र विधानसभा की बात करें, यहाँ गोविंद सिंह चौटाला वो भी जाट समाज से है
और यहाँ जो सुभाष जो मैरिया है वो भी जाट समाज से है। दोनों में कांटे की टक्कर थी, क्योंकि सुभाष मैरिया है जो पिछली बार कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा था एमपी के, उसके बाद उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर इस बार विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मीगंज से उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो जातीय समीकरण की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ सबसे आगे चल रहे हैं। सीकर शहर की विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ जो ब्राह्मण वोट है वो उसकी वजह से राजेंद्र जो पारीख है वो आगे चल रहे हैं कांग्रेस से। और दातारामगढ़ क्षेत्र की अपन बात करें तो यहाँ माकपा है जो किसानों की बात हमेशा मुद्दे लेके आगे रहती है। तो इस बार दातारामगढ़ के अंदर बीजेपी है जो कभी आज तक अपना खाता नहीं खोल पाई थी, वो इस बार आगे चल रही है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें इस वक्त राजसमंद से दीप्ति किरण माहेश्वरी विजयी हो गई हैं। इस वक्त से बड़ी खबर जहां पर टोंक से कांग्रेस नेता सचिन पायलट 14,000 जी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें राजकुमार रोत जो कि हैं वो जीत चुके हैं। आदिवासी अंचल की महत्वपूर्ण सीट के ऊपर आखिर एक नया क्षत्रप उभर करके सामने आया। बीते 2-3 इलेक्शन से यहाँ पे कोशिश की जा रही थी कि आदिवासी पार्टी फॉर्म की गई थी और आदिवासी इलाका बाहुल्य होने के बावजूद कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी जुगत लगाने के बावजूद अभी फिलहाल वहाँ पर जिस प्रत्याशी को जीत मिली है वो तीसरा ही धड़े का माना जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आ रही है। अभी आपको एक और ताज़ा अपडेट बताते हैं और अजमेर दक्षिण से भाजपा की अनीता भदेल ने जीत दर्ज की है। पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, 5वीं बार विधायक बनी है। पूर्व वसुंधरा राजे सरकार के अंदर महिला और बाल विकास मंत्री थी। कांग्रेस की द्रौपदी कौली को उन्होंने लंबे मार्जिन से हराया है। अनीता भदेल जो पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, वसुंधरा राजे सरकार के अंदर एक बार फिर अपनी सीट बचाने में कामयाब हुई। जी अगर महिलाओं पर ही बात हो रही है तो मैं बात करना चाहूंगी हिरेन जी से। हिरेन जी, महिला वोटर्स ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, 74.72% इस बार महिला वोटर्स ने मतदान किया है। लेकिन क्या माने कि क्या कुछ कारण रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कई योजनाएं चलाई गई है, चाहे गृह लक्ष्मी योजना हो और उसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी काफी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दावे किए गए। क्या ये कारण हो सकते हैं या फिर महिला काफी जागरूक होती नजर आ रही है? नहीं, महिलाएं जागरूक हो रही हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और संसद में जो प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए जो अभी बिल पास किया है, ये एक क्रांतिकारी बिल है और इसका असर रहा है हिंदुस्तान में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में महिलाओं के लिए बेहद अच्छे काम इस बार आप मोबाइल बांटने वाली, यद्यपि उनको सुविधाएं देने की बात है, काफ़ी की हैं। लेकिन मैं विषय थोड़ा सा जो काफ़ी देर से चर्चा नहीं हो रही उस पर आ रहा हूँ। अभी दीप्ति किरण माहेश्वरी की जीत, इस पे आप देखेंगे तो दीप्ति किरण माहेश्वरी जब उपचुनाव हुआ था वहां राजसमंद में, वहां किरण माहेश्वरी मैं आपको बीच में ही रोकना चाहूंगी, चर्चा का दौर जारी रहेगा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर बस्ती से कांग्रेस के लक्ष्मण मीणा ने 8,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी खबर बगरू से भाजपा के कैलाश वर्मा ने भी जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें जमरावगढ़ से भाजपा के महेंद्र पाल मीणा 39,000 से अधिक मतों से जीत गए हैं। लगातार जीत नजर आ रही है बीजेपी की। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर चल रही है जहां पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वही हिरेन जी आपसे चर्चा का दौर जारी रखेंगे, आप बताएं क्या कुछ कह रहे थे? मेरा कहना है कि जब दीप्ति जो है किरण माहेश्वरी वो अपनी मां के निधन के बाद जब उपचुनाव लड़ी थी तब बहुत कम मार्जिन से जीती थी। वो उपचुनाव जो पिछले थे उसमें कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति रही थी, लेकिन दीप्ति किरण माहेश्वरी ने 14,000 वोटों से अभी बढ़त या जीत दर्ज की है। अब देखेंगे उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड का असर पूरे राजस्थान में पड़ा है और बीजेपी के कैंपेन में यह बहुत बड़ा विषय था। एक विषय जो हमसे छूट रहा था। दूसरा विषय सरकार के कामों के इतर जो दूसरे विषय जिनसे बीजेपी को लाभ मिला है और बीजेपी पब्लिक के बीच गई है। दूसरा विषय पेपर लीक प्रकरण। पेपर लीक प्रकरणों से राजस्थान के युवाओं का बहुत भंग हुआ था, ये इस परिणाम में भी देखने को मिल रहा है। तीसरा, अफसर जो थे, असल में नेताओं पे तो बार बार दोषारोपण किया जाता है, लेकिन जो अफसरों की एक लॉबी थी जिनकी कॉकस के कारण सरकारों को नुकसान हो रहा है। अभी हमारे पास एक ताज़ा अपडेट है, सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता डूंगरपुर से। वहाँ पे रिजल्ट भी आ रहा है, आदिवासी अंचल की सीट है। अभी फिलहाल वहाँ के रुझान और साथ ही साथ नतीजों की बात करते हैं। डूंगरपुर से अभी क्या स्थिति है ताज़ा? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। आप बात कर रहे थे महिलाओं की स्थिति को लेकर के। आपसे जरूर जानना चाहूंगा, संसद का नए संसद भवन के अंदर पहला बिल पास होता है, उसके अंदर महिलाओं को 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अगर हम प्रत्याशियों की बात करें, कांग्रेस ने 28 और भारतीय जनता पार्टी ने 18 महिला प्रत्याशियों की घोषणा की है इस चुनाव के अंदर। तो जब एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को 1/3
आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, तो उसकी शुरुआत क्या आपको लगता है कि अभी नहीं होनी चाहिए थी? क्या किसी खास दिन का इंतजार करना चाहिए था? नहीं, टिकट का संबंध पार्टियां चूंकि पहले ही कह चुकी है। मान लो एक बात बार बार आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, आपने महिलाओं की जो संख्या का मामला बताया, विषय यहां से अटककर चुनाव में जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट दी जाती है। और जिताऊ आप देखेंगे, दिया कुमारी यहाँ बहुत बड़े मार्जिन से जीती, दीप्ति किरण महेश्वरी, वसुंधरा राजे, अनीता बघेल अभी जीती। महिलाओं का प्रभाव रहा है, लेकिन जो मुद्दों में थे, मैं अभी मूल बात पे एक बार आ रहा हूं, जो अफसरशाही थी उससे सरकार को नुकसान हुआ है। एक कॉकस थी सीएमओ के आसपास, लेकिन यहाँ पे हिरेन जी कहीं ना कहीं वही जिताओ उम्मीदवार हर पार्टी को चाहिए। जैसे अभी की ताज़ा स्थिति की बात करें, बगरू विधानसभा क्षेत्र से गंगा देवी एक महिला प्रत्याशी हार जाती हैं, जबकि कैलाश वर्मा नौजवान है भारतीय जनता पार्टी के, वो जीत जाते हैं। कांग्रेस का रिएक्शन चाहूंगा, महिलाएं 28 देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिताओ उम्मीदवार जो पिछली बार जीती हुई थी गंगा देवी, वो हार जाती हैं। कहाँ कमी, कहाँ खामी रह जाती है? गंगा देखिए, देवी तो मैं जनता कांग्रेस का का रिएक्शन। मूड है, जनता किसको हराती है, किसको जिताती है, कितनी सेवा उस कांग्रेस के उम्मीदवार ने या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने की है। जनता का आदेश तो जनता ही तय बता सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि गंगा देवी जी हमारी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा है राजस्थान में, बगरू विधानसभा से तो जयपुर के नजदीक आती है, वहां उन्होंने बहुत बेहतर सेवा की है। परिणाम जनता का जो आया है उसको हम स्वीकार करते हैं। एक चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार बोली गई, वो है राजस्थान के अंदर महिला अत्याचारों को लेकर के, दुष्कर्म के मामले को लेकर के लगातार कांग्रेस पर हमला बोला गया। आपको क्या लगता है कि जब राज्य की इस स्थिति के अंदर आप सिर्फ 28 उम्मीदवार महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हो, तो क्या उस लायक बच जाते हो कि कांग्रेस अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर हमला करे कि आप आरक्षण की व्यवस्था करते हो लेकिन फिर भी आप उम्मीदवार तय नहीं करते 1/3, जबकि आपने बीते चुनाव के अंदर यूपी के अंदर तकरीबन 50% वोट महिलाओं को दिए थे? महिला अत्याचार आपसे जवाब शब्द लेंगे, अच्छा लेकिन नहीं उससे पहले एक बड़ी खबर हमारे पास आ रहा है। अभी ब्रेकिंग हम आपको बताना चाहेंगे। फिलहाल चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय चंद्रभान सिंह आक्या ने अपनी तरफ से जीत दर्ज की है। ऐतिहासिक नगरी चित्तौड़गढ़। विधायक बने। जैसलमेर से भाजपा प्रत्याशी छोटू सिंह भी जीत दर्ज कर चुके हैं। चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय चंद्रभान सिंह आक्या ने जीत दर्ज की है। भाजपा को छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीत आज। अब बात करते हैं हम महिलाओं की स्थिति को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस को लगातार घेरा है, उसको लेकर के आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार, ये तमाम घटनाएं बहुत शर्मसार घटना है। चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे राजस्थान के बाहर मध्य प्रदेश या कोई अन्य राज्य हो, ये घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं घटनी चाहिए। इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बहुत जिम्मेदार होती हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को टूल बना करके चुनाव जीतना चाहती है। अभी 2023 के अंदर इन्होंने घोषणा करी कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन आरक्षण लागू करेंगे 2029 में। महिलाओं की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं। अभी हमारा नया हमारा लोकसभा भवन बना है, उसका उद्घाटन भी आपने हमारी महामहिम राष्ट्रपति से नहीं कराया। तो अभी हमने देखा हमारी जो हिंदुस्तान की पहलवान है, किस मुश्किल से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। बिल्कुल, आपको रोकेंगे। अभी हमारा सीधे डूंगरपुर से हमारे संवाददाता मयंक से राब्ता कायम हुआ है। मयंक से जानना चाहेंगे कि डूंगरपुर की फिलहाल स्थिति क्या है। मयंक, अभी की स्थिति के बारे में बताइए। ये डूंगरपुर के आसपुर, 84, सागवाड़ा और डूंगरपुर चारों विधानसभा सीटों पर 2 पर भारत आदिवासी पार्टी, जो कि पहली बार चुनाव लड़ रही है, उनके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और जिसमें से एक जो पूर्व विधायक रहे भारतीय ट्राइबल पार्टी से राजकुमार जी रौत, वो इस बार भारत आदिवासी पार्टी से 84 से चुनाव लड़े और उन्होंने 69,166 मतों से जीत हासिल कर ली है। साथ ही सागवाड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के शंकरलाल डामोर 17,099 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं आसपुर से भारत आदिवासी पार्टी के उमेश मीणा 19,010 मतों से आगे हैं। वहीं डूंगरपुर के कांग्रेस से गणेश घोगरा जो पूर्व विधायक रहे हैं, वो 15,549 मतों से आगे चल रहे हैं। बहुत मेहनत की गई। यहाँ से केंद्र के भी शीर्ष नेता यहाँ पर पहुंचे थे, खुद प्रधानमंत्री अपनी तरफ से लगातार सक्रिय रहे हैं और काफ़ी लंबे अरसे से। आपको क्या लगता है इन सब का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है? लेकिन तीसरा क्षत्रप जो भारतीय आदिवासी पार्टी के रूप में आप उभरता हुआ देख रहे हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पर बहुत सीटों पर प्रभाव कर रही है। बांसवाड़ा जिले में भी है और डूंगरपुर जिले में भी, जो यहाँ वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पे चारों सीटों पर दूसरे नंबर पर भारत आदिवासी पार्टी रही है। अब जहाँ पर नहीं आई है वहाँ पर दूसरे नंबर पर है वो। आगे की स्थिति कैसी नजर आती है आपको, और साथ ही साथ माहौल कैसा है वहाँ पे दोनों पार्टियों के अंदर, और नई पार्टी जो उभरती हुई सामने आ रही है उसको लेकर के? माहौल तो वैसे बढ़िया है।
और भारत आदिवासी पार्टी जो उभर कर आई वो इतने मतों से जीते कि ऐसा किसी को नहीं था, और बहुत ही अच्छे मतों से उन्होंने जीत हासिल की, और जहाँ नहीं आ पाई वहां पर दूसरे स्थान पर है वो। मयंक, उन मुद्दों की जरूर बात करना चाहेंगे। पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, भुखमरी को लेकर के बहुत शर्मसार हुआ है मीडिया की खबरों के बाद पूरा प्रदेश। आपको क्या लगता है वो कौन से मुद्दे थे स्थानीय जिसको छोटी पार्टी ने तो हैंडल किया है, लेकिन बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां कहीं ना कहीं चूक गई हैं? वैसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ बेरोजगारी का है। यहाँ से लोग ज्यादातर वागड़ क्षेत्र से, डूंगरपुर क्षेत्र से गुजरात और महाराष्ट्र रोजगार के लिए पलायन करते हैं, औद्योगिक इकाई की यहाँ बहुत कमी है, जिसकी वजह से मजदूरी के लोग बाहर जाते हैं। मैं आपको बीच में यहाँ रोकना चाहूंगी। जी, हमारे संवाददाता मयंक हमारे साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर जहाँ पर्वतसर से कांग्रेस के राम निवास मावड़िया जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर झालारापाटन से वसुंधरा राजे जीत गई हैं। आपको बता दें आदर्श नगर से कांग्रेस के रफीक खान भी जीत गए हैं, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं बीजेपी से कोटा उत्तर से कांग्रेस के शांति धारीवाल भी जीत गए हैं। लगातार कांग्रेस पीक पर नजर आ रही है। पर्वतसर से कांग्रेस के रामनिवास गावड़िया भी जीत गए हैं। एक के बाद एक जीत झालारापाटन से वसुंधरा राजे जीत गई हैं। तो एक बड़े नाम जो अभी तक खबर बहुत सारे सवालों के घेरे में थे, आखिर कोटा से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर। इसके अलावा वसुंधरा राजे झालरापाटन से अपनी सीट बचाने में कामयाब रही हैं और बहुत बड़े मार्जिन से, जबकि आदर्श नगर से कांग्रेस के रफीक खान ने अच्छी खासी बढ़त बनाने के बाद शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए थे और अपनी तरफ से अपनी सीट जीतने में वापस कामयाब हुए हैं। जयपुर की एक बड़ी हॉट सीट मानी जा रही थी जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने खूब कवायद की थी। वापस लौटते हैं महिला अर्पिता, खुद आप इस मुद्दे के ऊपर लगातार लोगों से जुड़ती रही हैं और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से भी आपका जुड़ाव रहा है। आपको क्या लगता है महिला मुद्दे को लेकर के कांग्रेस लगातार सवालों के घेरे में रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी कैंपेन के अंदर महिला अत्याचार और साथ ही साथ दुष्कर्म के मामलों को लेकर, राजस्थान की बदनामी को लेकर के हमेशा से कांग्रेस को घेरा है? जी बिल्कुल मुजीब, कांग्रेस की तरफ से काफ़ी कुछ महिलाओं के लिए योजनाएं भी चलाई गई। जैसे हम बात करें गृहलक्ष्मी योजना हुई और साथ ही आपको बता दें सिलेंडर पर सब्सिडी भी सरकार की तरफ से दी गई है। तो मैं राजकुमार जी से ये पूछना चाहूँगी कि क्या कुछ आपकी योजनाएं धरातल पर काम नहीं कर पाई है, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे हमें दिख रहे हैं कांग्रेस के खाते में अभी कुछ ज़्यादा वोट नहीं पड़े हैं। तो महिलाओं को लेकर क्या कुछ आपका कहना है राजकुमार जी? देखिए, राजस्थान की माँ बहन बेटी की हमने बहुत देखभाल की है, इज्जत की है। कल भी करते थे, आज भी करते हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। अब माँ बहन बेटी ने वोट किसको दिया है, कितना दिया है, ये तो समय बताएगा, लेकिन हमने राजस्थान की प्रत्येक जनता की बहुत बेहतर तरीके से सेवा की है, इस बात की हमको संतुष्टि है। जी बिल्कुल, हिरेन क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, राजकुमार जी ने कुछ देर पहले कहा था कि चुनाव हैं, एक जीतेगा एक हारेगा, और सरकारों ने काम जो अपने रखे हैं जनता के आगे, उसमें फिर दूसरी पार्टी जो विपक्ष ने जो अपना कैंपेन चलाया है उसमें जनता ने गुणावगुण के आधार पर हार जीत तय करी है। अभी आप देखेंगे जैसे राजकुमार रोंद लगातार दूसरी बार भारतीय आदिवासी पार्टी से पहले जी मैं बीच में रोकना चाहूंगी। शांति धारीवाल जो कि कोटा से हैं, कांग्रेस के हैं, वो जीत गए हैं। एक और बड़ी जीत कांग्रेस के लिए, शांति धारीवाल जीत गए हैं। जी हाँ, कांग्रेस जयपुर से हवा में आदर्श नगर सीट से रफीक खान ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा दिया कुमारी ने विद्याधर नगर से अपनी तरफ से अपनी सीट, नई जो सांसद थी हालांकि सवाई माधोपुर से, दूसरी बार विधायक का चुनाव लड़ा है और जीत दर्ज करने में कामयाबी, जबकि अनीता बघेल ने अपनी सीट को बचाने में कामयाबी हासिल की। वसुंधरा राजे झालरापाटन झालावाड़ से आती हैं, एक बार फिर अपनी तरफ से अपनी सीट को बचाने में कामयाब हुई हैं। तो अब चूंकि रुझान नतीजों के अंदर बदलते नजर आ रहे हैं, तो वो अपने आप में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए अब स्वीटिंग मोमेंट है। पसीना ज़्यादा बढ़ने वाला है। हमारे पास अभी फ़िलहाल कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता मौजूद है, उनसे अब ज़रूर जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें कि उसके हिसाब से राजस्थान के भी परिणाम उनके लिए कुछ ज़्यादा सूटेबल नज़र नहीं आते। बिल्कुल, जो परिणाम आ रहे हैं, थोड़ी सी चिंता जरूर अभी व्यक्त हो रही है। चिंता लग रही है कि हमने राजस्थान की, छत्तीसगढ़ में, एमपी के अंदर हमने बहुत सेवा की, संघर्ष किया, लेकिन परिणाम जैसा हम सोचते थे वैसे अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमको यकीन है कि जब तक परिणाम पूरे आएंगे, अभी रुझान चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अच्छी पोजीशन में नजर आएगी। जी बिल्कुल, बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जहाँ बीजेपी के खाते में 8 सीटें आई है, वही कांग्रेस के खाते में जिस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए हैं। अपनी सरदारपुरा सीट के अंदर उन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो बड़े बड़े दिग्गज क्षत्रप हालांकि अपनी सीट तो बचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सैनिक धराशायी होते नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत और
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। हालांकि अभी कुछ दिनों के बाद अपनी सीट से देखें, आज शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या रहता है इनका टाइटल, लेकिन अपनी जीत बचाने में कामयाब हुए हैं। अशोक गहलोत कांग्रेस से एक और सीट जीतने में कामयाब हुए हैं। रफीक खान कांग्रेस से जीते हैं और इसके अलावा दिया कुमारी और अनीता बघेल भी अपनी तरफ से अपनी सीट बचाने में कामयाब हुई हैं। जी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दूरदर्शन राजस्थान आपको बता रहा है श्री माधोपुर से भाजपा प्रत्याशी झाबर सिंह भी जीत गए हैं। वह बीजेपी की खाते में एक और सीट, शाहपुरा से कांग्रेस के मनीष यादव भी जीत गए हैं। वहीं खाजूवाला से भाजपा के विश्वनाथ मेघवाल जीत बनाए हुए हैं। साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर सरदारपुरा से अशोक गहलोत ने जीत हासिल कर ली है। अलवर में बहरोड से भाजपा के जसवंत यादव और मुंडावर से कांग्रेस के ललित यादव ने जीत दर्ज कर ली है। हम आपको वहाँ की प्रतिक्रिया भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे आपकी सबसे बड़ी खबर, अशोक गहलोत अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए हैं। सरदारपुरा से उन्होंने आखिर अपनी सीट पे जीत हासिल कर ली है। चलिए जीत के बाद प्रतिक्रिया देखते हैं। बहरोड से भाजपा के जसवंत यादव और मुंडावर से कांग्रेस के ललित यादव। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया, कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। कार्यकर्ता की मंशा थी, मेरी मंशा नहीं थी चुनाव लड़ने, बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बेटे को लड़ाना चाहता था, पर पार्टी ने आदेश दिया कि आपको ही लड़ना पड़ेगा। पार्टी का आदेश मानते हुए चुनाव लड़ा। ये जीत भी पार्टी की है, राष्ट्रीय नेतृत्व की है, ये प्रदेश नेतृत्व की है और हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जनता की जनता का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। जो हमने 18 के चुनाव में जो वायदे लोगों से किए थे, उनको चुनाव हारने के बाद भी कुछ पूरा करने का काम हमने किया। आने वाले वक्त में अब और उनकी जो हमने जो बातें की उसको पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विशेष रूप से मुंडावर छत्तीस को भी जनता। यादव बाहुल्य इलाका एक बार फिर अपनी तरफ से 2 यादव जीते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। जसवंत यादव भाजपा के, आपने सुना, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को इसके लिए बधाई दी। उसके अलावा ललित यादव ने अपनी तरफ से जीत हासिल की है और ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हिरेन जी, क्या कहते हैं? अब जीत का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा जहाँ अपनी तरफ से पल्लवित नजर आ रही है, कमल का फूल और ज़्यादा सुर्ख हो रहा है, उसको लेकर के जी कांग्रेस के लिए भी कुछ अच्छी खबरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वाभाविक रूप से आगे थे ही और वो जीत भी गए, लेकिन शांति धारीवाल का चुनाव जीतना भी कांग्रेस के कई लोगों ने राहत की सांस ली होगी। बहरोड में जसवंत यादव का जीतना, ये अपने आप में, चूंकि वहाँ बलजीत यादव निर्दलीय थे, जनता से मतलब निर्दलीय कैंडिडेट थे और सरकार को समर्थन दे रहे थे। यहाँ काफ़ी द्वंद्व था इन चुनावों में। बहरोड में बीजेपी के भी प्रत्याशी, कांग्रेस के एक और प्रत्याशी थे और ये कांग्रेस को समर्थन देने वाले थे। ललित यादव का जीतना, छात्र राजनीति से निकले, राजस्थान विश्वविद्यालय में महासचिव रहे हैं। ठीक इधर शाहपुरा में छात्र राजनीति से निकले हुए मनीष यादव का जीतना, पर्वतसर में रामनिवास गावड़िया का जीतना। तो इसमें हम कुछ चीज़ें नए ट्रेंड देख रहे हैं कि युवाओं को जिन पे पार्टी ने विश्वास किया है उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर देखेंगे, हालांकि भारतीय आदिवासी पार्टी में राजकुमार रौंद दोबारा जीते हैं, वो कोई युवा होने के नाते की बजाय वो एक आदिवासी जो उन्होंने गठजोड़ बनाया है उसके आधार पर जीते हैं, लेकिन फिर भी युवाओं की अच्छी खासी जीत हुई है। और जसवंत यादव ने अभी एक बात कही कि मैं अपने बेटे को लड़ाना चाहता था, पार्टी ने मुझे आदेश दिया तो इसका कि मैं लड़ूं, और वो जीते। पिछली बार उनके बेटे मोहित यादव लड़े थे, वो चुनाव हार गए थे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनावी रणनीति में बहुत ही जमीनी स्तर पर रणनीति बनाकर ये चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब होती हुई नजर आ रही है। 111 सीटों पर जो बढ़त, लेकिन इसके बाद भी जातिगत समीकरण हैं, वो अगर आप देखेंगे, आदर्श नगर सीट एक अच्छे मार्जिन से जीतना कांग्रेस का, ये अपने आप में भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए जयपुर शहर में जो चिंता की वजह कायम रहेगी। कई ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती थी और जीतना ही चाहती थी। वो अलवर की तरफ रुख करना चाहूँगा। अलवर किसान आंदोलन के अंदर वो एरिया था जहाँ पर केंद्र की नीतियों को लेकर के बहुत सारे सवाल किए जाते थे, लेकिन अब देखते हैं कि वहाँ पे परिस्थितियाँ बदल रही हैं और जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा मुफीद नज़र आ रहे हैं। तो कांग्रेस से ज़रूर रिएक्शन चाहूँगा कि क्या आप जहाँ पर कांग्रेस के बहुत सारे मामलों को लेकर के मुखरता से भारतीय जनता पार्टी को घेरती रही हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो निशानियां साफ साफ दिख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी से किसान विमुख नहीं हुए। मैं आपको बीच में ही रोकना चाहूंगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जहां झोटवाड़ा से भाजपा के राज्यवर्धन सिंह राठौर 50,000 मतों से जीत दर्ज करा ली है। लूणी से भाजपा के जोगाराम पटेल भी जीत गए हैं।
आपको बता दें जोधपुर शहर से भाजपा के अतुल भंसाली भी जीत गए हैं, तो भाजपा के खाते में लगातार बढ़त बनती नजर आ रही है। जी, इसी पूरे मुद्दे पर मैं बात करना चाहूंगी राजकुमार जी से। राजकुमार जी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, कांग्रेस से लगातार थोड़ी सी अभी पीछे नजर आ रही है और बीजेपी के खाते में सीट मिले जा रही है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है, उनका जो राजपूतों का जो वो है वोट है, वो वोट प्रतिशत काफी रहा होगा, तो क्या इसको अपन जातीय समीकरण से भी जोड़ सकते हैं? देखिए अर्पिता जी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहले के मंत्री रहे हुए हैं, वर्तमान में सांसद हैं और उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने एनएसयूआई के हमारे जो अध्यक्ष हैं, नौजवान नेता हैं, अभिषेक चौधरी को उतारा। अभिषेक चौधरी जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन मैं फिर कहूं कि जनता का आदेश सिर माथे पे है। जनता ने जो आशीर्वाद दिया, अभिषेक को कम आशीर्वाद नहीं दिया, बहुत आशीर्वाद दिया है। हमारे कांग्रेस पार्टी के 200 के 200 उम्मीदवार बेहतर चुनाव लड़े हैं, इस बात की मुझे संतुष्टि है, कांग्रेस पार्टी को संतुष्टि है। कमी कहाँ रह गई है, इस बात का आकलन तो बाद में किया जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने बेहतर सेवा की है और राजस्थान सरकार की जो योजनाएं थी उनको हम जमीन तक लेकर गए, राजस्थान की जनता को हमने समझाया। लेकिन अब राजस्थान की जनता क्या तय करती है, तो राजस्थान की जनता ही अपना मूड बता सकती है। जो ट्रेंड दिख रहा है वो उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ हमसे आगे नजर आ रही है। जो जीतने वाले उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी उन तमाम उम्मीदवारों को अपनी तरफ से बधाई देती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो, चाहे वो अन्य दल के उम्मीदवार हो। जी बिल्कुल, हीरेन जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस पूरी प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि राज्यवर्धन जी जीत गए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की एक बहुत बड़ी जीत है, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, 50,000 वोटों से जीतना, राज्यवर्धन राठौड़ का 50,000 वोटों से जीतना, मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति में पुनः उस बात पे इसलिए आ रहा हूं कि सांसदों को लड़ाया गया। आप देखेंगे दिया कुमारी बहुत अच्छे मार्जिन से जीती, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बहुत अच्छे मार्जिन से, और अलवर सांसद योगी बालकनाथ, एक बहुत टफ फाइट बताई जा रही थी वहां मेवात में, तिजारा में, वो जीत रहे, वो करीब करीब शायद अभी घोषणा होना बाकी होगी, वो उनकी बढ़त। तो ये जो सांसदों को एक तरह से चुनावी रणनीति कहीं विफल नहीं हुई है। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जब टिकट दिया गया था तो उसमें स्थानीय कई विरोधाभास सामने आए थे, लेकिन उसको भी पार्टी ने मैनेज किया। और जो राजपाल सिंह शेखावत थे वो शांत रहे और बाद में न निर्दलीय लड़े। इधर दिया कुमारी को जब टिकट दिया गया तो यहाँ से जो विधायक थे मौजूदा, उनको राजवी को वहाँ भेजा गया, नरपत सिंह राजवी जी को। और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी मैनेजमेंट था, बिल्कुल गड़बड़े भी हुई होंगी, इसीलिए कई सीटें भी गई होंगी उनके हाथ से। और कांग्रेस का चुनाव प्रबंधन में कोई लच्चर नहीं था। जो सीटें आ रही है कांग्रेस की, अगर आप देखेंगे पहले 21 और 56 सीटें जब कांग्रेस सत्तारूढ़ होने के बाद जब लेके आती थी, उसकी बजाय एक सम्मानजनक विपक्ष की स्थिति में कांग्रेस भी जा रही है। तो और इतना ये कैंपेन जो चुनावों में मुख्यमंत्री ने चलाया था, जो फ्रीबीज की भी बात करें या जनता को सहूलियतें 5 साल देने के जो दावे किए गए थे, कहीं ना कहीं इतनी सीटें आना भी इसका संकेत है। और मोदी की गारंटी यहाँ भारी पड़ती नजर आ रही है कि उसी गारंटी के तहत ये सांसद चुनाव लड़ते नजर आए और उन सांसदों ने ये सीटें निकाली और अच्छे मार्जिन से निकाली है। मुझे तो देवजी पटेल का भी हमारे पास जानकारी नहीं आई है, वो उससे पता चलेगा क्या रहेगा। लेकिन फिर भी अगर वो भाजपा के बागी अगर वहां जीतते हैं तो इसका मतलब भाजपा का एक तरह से वर्चस्व बना हुआ है। जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि मोदी जी का जो काम कर गया, चुनावी जो रणनीति थी वो काम कर गई, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से जमीनी स्तर पर काफी काम किया है, काफी रोड शो किए हैं, काफी पब्लिसिटी भी की है। लेकिन क्या आप ये बोलेंगे कि पीएम मोदी का जो रोड शो है वो काम कर गया? नहीं, रोड शो तो एक किया है जयपुर क्योंकि वो चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत, ये जो चुनाव है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत के चेहरे पर ही लड़ा जाना कहा जा रहा है अपने टाइम से, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इधर कांग्रेस से राहुल गांधी भी बराबर आए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो इनके खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो इनके प्रदेश प्रभारी हैं, ये सब एक मुश्त होकर कांग्रेस के वार रूम पे भी हमारी नजर थी, भाजपा का भी वार रूम है वहां पे भी नजर थी। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ अशोक गहलोत अकेले थे, उनकी भी पूरी टीम थी। लेकिन इन चुनाव के नतीजों के बाद कई नई चीजें कांग्रेस के लिए भी संकट खड़े होंगे। इसमें मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। बायतू सीट पर हमारी नजर थी। अगर हरीश चौधरी चुनाव हारते हैं और वहां आरएलपी चुनाव जीतती है तो मुझे लग रहा है एक छोटी सी देखने को यह हार जीत एक क्षेत्र की लगेगी, लेकिन ये कांग्रेस की स्थानीय लीडरशिप को लेकर भी इसमें सवाल उठेंगे, अभी से ये उठना शुरू हुए हैं। तो ये चुनाव के नतीजे बाद के लिए भी एक पृष्ठभूमि तैयार अभी से कर रहे हैं।
और जहां तक है भारतीय ये तो जनता पार्टी, दिलचस्पी इस मामले में होगी कि अभी आज नतीजे आएंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि किस बड़े बड़े दिग्गज ने किस एरिया के अंदर ज़्यादा मेहनत की और उस मेहनत का परिणाम कहाँ पर नजर आया। बिल्कुल। राजकुमार जी, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, इस बार टोटल कंट्रोल अशोक गहलोत के हाथ में था, जहाँ 7 गारंटियों की बात हो रही थी। क्या 7 गारंटियों पर प्रधानमंत्री की सिर्फ एक गारंटी भारी पड़ गई? नहीं, भारी पड़ गई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने कहा कि बहुत बेहतर सेवा की है राजस्थान की। हमने पहले 10 प्रमुख योजनाओं के तहत राजस्थान को लाभ देने का प्रयास किया महंगाई से। उसके बाद हमने 7 प्रमुख गारंटियां दी। हमने चुनाव अच्छा लड़ाया, हमारे चुनाव का कैंपेन बहुत अच्छा रहा। हमारे राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, डोटासरा जी, पायलट साहब, रणधावा जी, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सबने बहुत बेहतर चुनाव लड़ा है। चुनाव परिणाम क्या आता है, कैसा आता है, वो तो जनता तय करती है। अब जनता जो तय कर रही है वो हम देख रहे हैं, हमारा टीवी स्क्रीन दिखा रहा है, लेकिन हमने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है। हमारा चुनाव का प्रबंधन बहुत अच्छा रहा है। इस वक्त रोकना चाहूंगी, चर्चाओं का दौर यूं ही जारी रहेगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बहरोड से भाजपा के जसवंत यादव जीत दर्ज करा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अनूपगढ़ से कांग्रेस की शिमला देवी जीत चुकी हैं। चोमू से कांग्रेस की शिखा मील भी जीत चुकी हैं। कांग्रेस की झोली में भी लगातार सीटें नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीगंगानगर से भाजपा के जयदीप बिहानी जीत गए हैं। अलवर ग्रामीण से कांग्रेस के टीकाराम जूली भी जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। चौमू से कांग्रेस की शिखा मील ने जीत दर्ज की है। जसवंत यादव भाजपा से बहरोड के अंदर, मुंडावर से कांग्रेस के ललित यादव ने जीत हासिल की है। और जीत हार के इस क्रम के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। न सिर्फ राजस्थान के अंदर, बल्कि हम बात करें छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से अपनी स्थिति को ज़्यादा मजबूत करती नज़र आ रही है। 161 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के आंकड़े को छूती नज़र आ रही है, जबकि तेलंगाना के अंदर 65 के ऊपर कांग्रेस ने अपनी तरफ से इस स्थिति को मजबूत करने का काम किया है। कांग्रेस अपनी तरफ से उन दिग्गज कद्दावर नेताओं के साथ चुनावी मैदान, चुनावी रण के अंदर टिक रही है, जहाँ पर हम बात करें कि कोटा से मंत्री रहे शांति धारीवाल ने अपनी सीट बचाने में कामयाबी हासिल की है, जबकि जयपुर के अंदर रफ़ीक खान ने आदर्श नगर से अपनी जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा दूदू से भी हिरेन जी, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, अगर हम संभागों को बात करें, शायद राजस्थान के इतिहास का वो एक ऐसा आखिरी चुनाव होगा जहां पर हम इस राज्य के ज़िलों की स्थिति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपनी आखिरी वक्त के अंदर जो 50 ज़िलों की घोषणा कर दी है। अब राज्य के अंदर 50 ज़िले हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें और बदलती हुई नज़र आएंगी। और इन ज़िलों को बनाने के साथ साथ उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग संभागों के अंदर बहुत सारे लोगों को मैनेज करने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की थी। आपको क्या लगता है कि ये घोषणाएं कांग्रेस के फेवर में नहीं रही? नहीं, बिल्कुल नतीजे तो यही कह रहे हैं, लेकिन इन चुनावों से एक चीज़ सेट होगी कि जो राजनीति में कुछ बातें कुछ नेताओं ने या पार्टियों में, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ राज्यों में हो सकता है, लेकिन जैसे गहलोत मुख्यमंत्री ने एक बार कहा था कि आप लोग मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और उन्होंने वास्तव में जिसने जो मांगा, कर्मचारियों ने, आप देखेंगे हर तरीके से जिलों में जिन्होंने जिलों की छोटी सी भी मांग करी तो 19 जिलों का गठन हो गया। लेकिन इसका मतलब है कि ये जो चुनाव है ना, चुनाव जिस तरीके से लड़े गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उन्होंने एक मुश्त अपना ध्यान जो दिया है वो पूरा ध्यान इसी बात पे दिया है कि सरकार की विफलताओं को उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया चुनावों में, जिसमें मुख्य रूप से पेपर लीक प्रकरण, कन्हैयालाल हत्याकांड, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, आरपीएससी का भ्रष्टाचार, और सबसे ताजा आप देखेंगे कि लॉकर में सोना मिलना, अधिकारियों का जो एक तरह से कोकस जी, मैं आपको बीच में ही रोकना चाहूंगी, चर्चाओं का दौर रहेगा। और फिलहाल आपको ले चलते हैं भाजपा मुख्यालय, जहां पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, विकास सोनी जी। सीधी तस्वीरें भाजपा मुख्यालय से लाइव। जनता त्रस्त थी, 1 साल में रेवड़ियां उनकी काम नहीं आई। जिस तरह महिलाओं को उन्होंने रेवड़ी बांटा, महिलाओं ने नकार दिया। वोट और परसेंटेज बढ़ा के उसी समय 25 तारीख को सिग्नल दे दिया था महिलाओं ने कि राजस्थान में सरकार आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, जो सुरक्षा देगी, जो हमें उन्नति की ओर ले जाएगी। इन्हीं कामनाओं के साथ लोगों ने वोट किया था। कुछ सीटों पर स्थिति साफ हो गई, आपको क्या लगता है ये आंकड़ा कहाँ तक छुएगा भारतीय जनता? हम लोगों ने जो आकलन किया था अपने सारे इंटरनल जो बीजेपी की टीम होती है, उसके हिसाब से हम लोग 135 का
सोच रहे थे। और देखिए कहाँ तक जाता है, अभी तो 15-16 तो पार ही कर गया, मेरे ख्याल से 23 तक पहुँच गया, 123 तक पहुँच गया है, तो हमें 135 तक लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री पद का चेहरा पूरे राजस्थान में बात हो रही है, अब कुछ स्थिति देखिए ये सवाल बहुत ही आप लोग के लिए आम है, जितने भी पत्रकार बंधु हैं ये सवाल जरूर करते हैं, लेकिन मैं बताऊं यहाँ खड़े होकर मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं होगा। विधायक जितने जीते हैं विधायक दल में ये निर्णय होगा, फिर हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको डिक्लेयर करेगा। सारे विधायक मिलकर निर्णय करेंगे कि राजस्थान का सिरमौर या राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये हम आप नहीं कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में सुमन शर्मा जी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा मुख्यालय पे जीत के उत्सव का माहौल नजर आ रहा है, भाजपा की प्रचंड जीत नजर आ रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस के खाते में भी कुछ कम सीट नजर नहीं आ रही है। स्टूडियो में भी हमारे कुछ अपडेट हुए और नई ताज़ा अपडेट लेकर के हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र प्रधान स्टूडियो में पधार चुके हैं। इनसे जानना चाहेंगे अभी का माहौल क्या है और साथ ही साथ वो कौन से मुद्दे थे जो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर परिणाम के रूप में सामने आ रहे हैं। जितेंद्र जी स्वागत है और साथ ही साथ आपका रिएक्शन। जी, सबसे बड़ी जो अभी हिरेन भाई ने बताया कि जिस तरह से राजस्थान में जो चुनाव हुए, कांग्रेस ने कहीं न कहीं विकास योजनाओं को मुद्दा बनाना चाहा, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को और राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया। तो कहीं न कहीं या प्रचार प्रसार में कहीं दोनों पक्षों ने कमी नहीं छोड़ी। तो इस पूरे आकलन जो चुनाव के रुझान और जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उससे साफ तौर पर जाहिर है कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे कहीं न कहीं गौण साबित हुए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में कुछ चौंकाने वाले परिणाम भी आए हैं। जैसे अभी बायतू का जिक्र किया, बायतू का जो चुनावी मुकाबला था काफ़ी रोचक था। जिस तरह से रुझान आए हैं, जिस तरह से अभी तो रिजल्ट मेरे ख्याल से अभी जारी नहीं हुआ है, तो रिजल्ट जारी होने के बाद पता लगेगा। उस क्षेत्र में काफ़ी जटिल मुकाबला था जी। लेकिन साथ ही साथ हम इलेक्शन कैंपेन को लेकर के ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। बहुत लंबे अरसे तक आप जनता के बीच में भी रहे। जनता एक तरफ राजस्थान की बात करें, महंगाई राहत शिविर के अंदर लंबी लंबी कतारें देखी गई और माहौल ये बनाया गया है कि बहुत त्रस्त है और केंद्र की नीतियों के खिलाफ। लेकिन अब एक्चुअली दिख रहा है परिणाम कुछ और नज़र आ रहे हैं। उन सब चीज़ों को अगर हम अपने नज़रिए से देखते हैं तो आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंपेन में महिला अत्याचार, पेपर लीक, मैं बीच में यही रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर जनादेश 2023 में मंडावा से कांग्रेस की रीटा चौधरी भी जीत गई हैं। कांग्रेस के खाते में एक और सीट, कोलायत से भाजपा के अंशुमन सिंह भाटी भी जीत गए हैं। भाजपा के खाते में भी लगातार जीत दर्ज हो रही है। रानीवाड़ा के कांग्रेस के रतन देवासी भी जीत गए हैं। इस वक्त गड़ा मुकाबला चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी में, जहां सादुल शहर से भाजपा गुरुवीर सिंह भी जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जहां खाजूवाला से भाजपा के डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल भी जीत गए हैं। इस वक्त भाजपा के खाते में 11 सीट और वही खाजूवाला से भाजपा के डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दूरदर्शन राजस्थान की तरफ से जनादेश 2023 ये चल रहा है, जहां पर लगातार कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में लगातार सीट नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। 112 रुझान कहा जा रहा है और वहीं जीत जो है 11 दर्ज हो चुकी है। 11 सीटों पर बीजेपी की जीत दर्ज हो चुकी है। जी हिरेन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, अब चूंकि जो रुझान थे वो नतीजों में परिवर्तित हो रहे हैं और कई चौंकाने वाले नतीजे भी इस चुनाव में सामने आ रहे हैं। कई भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज भी इस चुनाव में पीछे चल रहे हैं। उदाहरण के लिए अभी नतीजे नहीं आए हैं, कुछ भी हो सकता है। आमेर सीट पर सबकी नज़र थी, वहाँ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सतीश पूनिया का चुनाव टाइट है जी। तारानगर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का चुनाव बहुत ही कठिन स्थिति में, ऐसा लग रहा है अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन जो पिछली जानकारी थी उसमें करीब 10,000 वोटों से वो पीछे चल रहे थे। ठीक ऐसे ही विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी कांग्रेस से लड़ रहे थे, श्रीनाथ द्वारा से, जो 1 वोट के लिए कभी हारे थे, वो पीछे चल रहे हैं। तो कई दिग्गजों का, ये जो राजनीतिक पंडितों की मुख्यमंत्री पद को लेकर जो ध्यान दे रहे हैं, उनका पूनिया का हार और राजेंद्र राठौड़ का बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होने से भी राजस्थान की राजनीति में नए मुख्यमंत्री को लेकर कई संकेत सामने आना तय हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की चुनावी टिकट रणनीति की भी एक तरह से विजय है, या भारतीय जनता पार्टी जैसे तारानगर से राजेंद्र राठौड़ का लड़ना और वहाँ से जो मौजूदा विधायक थे उनके काम, मेरा तारानगर भी जाना हुआ था, चुनाव टाइट था, हमें ऐसा लगा। जिनेन जी, अक्सर हम देखते हैं कि
राजनीतिक परसेप्शन का खेल है और हम चूंकि पत्रकार हैं तो हम इन परसेप्शंस के अंदर अपने मतलब की चीज़ें तलाशते हैं। अगर हम तारानगर की बात करें, राजेंद्र राठौड़ जो वसुंधरा कैंप के माने जाते हैं और साथ ही साथ सतीश पूनिया के साथ इक्वेशन पार्टी के अंदर और वसुंधरा जी के साथ वो भी अपनी तरफ से, तो इन लोगों के हारने जीतने के भी कुछ अलग मायने नजर आते हैं। आप चूंकि दोनों हमारे साथ बड़े पत्रकार जुड़े हुए हैं, आपसे दोनों से ही इस मामले को लेकर के प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, क्योंकि नाथद्वारा का जो एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, उस जमाने में अशोक गहलोत के समीकरण सीपी जोशी के साथ ठीक नहीं थे, तब ये रिजल्ट आया था कि एक मत से वो हार गए थे। अभी फिलहाल विश्लेषण आपको किस तरफ के संकेत नजर आते हैं, पहले आपसे जानूंगा। बिल्कुल, आप बहुत ही ऐसी टिप्पणी चाह रहे हैं, लेकिन वो उस पर थोड़ा कठिन है कुछ बोलना। लेकिन ये जरूर है कि हमने जैसे पिछली बार जितेंद्र भैया और हम विधानसभा जब कवरेज कर रहे थे इस साल 5 सालों के दौरान, मुझे 2 साल अवसर मिला अंतिम, तो विधानसभा में हमने देखा जब 25 अक्टूबर की जो घटना हुई कांग्रेस में, 25 अक्टूबर को जब सचिन पायलट, जब मल्लिकार्जुन खड़गे उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, वो प्रतिनिधि के तौर पर आए और कांग्रेस में 2 गुट सामने आए और उस समय बीजेपी ने एक रोल अदा किया। उस समय ही गुलाब चंद कटारिया बस असम के राज्यपाल बनने वाले थे। उस पूरे कैंपेन को बीजेपी के को लीड अगर किया हो तो नेता प्रतिपक्ष बनने से पहले भी, उपनेता के रूप में भी और बनने के बाद राजेंद्र राठौड़ ने किया। उसमें ही मुख्य भूमिका कांग्रेस की तरफ से अगर एक तरह से देखें तो विधानसभा अध्यक्ष पद पे टिप्पणी नहीं की जा रही है, लेकिन वहां एक राजनीति का केंद्र सीपी जोशी जी का घर ऑफिस था। तीसरा सतीश पूनिया, इनकी भूमिका बीजेपी की तरफ से भी उस समय महत्वपूर्ण थी और ये ऐसा प्रहसन था जिसमें उस समय की राजस्थान की राजनीति में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही। लेकिन इन तीनों नेताओं का एक तरह से हारना, आपकी मूल बात पे भी मैं जवाब देना चाहूँगा। आपने कहा सीपी जोशी का 1 वोट से हारना, उस समय वो एक तरह से बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे थे राजस्थान में। लेकिन आप देखेंगे सतीश पूनिया या राजेंद्र राठौड़, चूंकि अभी निर्णय नहीं आया है वहाँ का पूरा रिजल्ट, लेकिन उनमें और सीपी जोशी में अंतर था। पूरे चुनावी कैंपेन में कहीं भी बीजेपी ने अव्वल तो किसी भी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया है, ना सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ ने खुद को इस रूप में कोई पेश किया था कि वो मुख्यमंत्री के रूप में है। लेकिन ये जरूर, चूंकि राजनीति चर्चाओं से चलती है और ये चर्चाएं अभी से लोग चटकारे लेना इस पे शुरू करेंगे, लेकिन ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के बहुत दिग्गज नेता हैं। जितेंद्र जी, आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि एक राजा मजबूत तब होता है जब उसके सिपह सालार मजबूत हो। आपको क्या लगता है कि अभी रानी जी के सिपह सालार कितने मजबूत हैं या कितने कमजोर नजर आ रहे हैं? आपने राजा का जिक्र किया तो मैं आऊँगा जो नाथद्वारा सीट के ऊपर। नाथद्वारा सीट में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, सर मैं आपको बीच में ही रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ धौलपुर से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। क्या कुछ स्थिति वहां बनी हुई है धर्मेंद्र? हाँ मैडम, मैं आपको बता दूं कि धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी संजय कुमार जाटव जीत चुके हैं और अन्य क्षेत्रों की बात बताऊं, बाड़ी में जसवंत सिंह गुर्जर भाजपा के गिरिराज सिंह मलिंगा से आगे चल रहे हैं जी। राजा खेड़ा की भी स्थिति बता दूं, राजा खेड़ा में कांग्रेस के रोहित बोहरा आगे चल रहे हैं और उनकी जीत की प्रबल संभावना है। वही लास्ट राउंड की काउंटिंग बाकी है। जी धर्मेंद्र, धौलपुर विधानसभा से कांग्रेस की शोभा रानी कुशवाहा बसपा के रितेश शर्मा से आगे चल रही हैं। जी बिल्कुल, ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके देखा जाए तो काफ़ी कुछ मतदान प्रतिशत बढ़ा है, तो वहां पर क्या धरातल स्तर पर क्या स्थिति है, क्या कुछ कार्य किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस को लगातार जीत मिल रही है तो कुछ तो कारण रहे होंगे कि ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हाँ मैडम, बता दूं, कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी धौलपुर में सफल दिखाई दे रही है और भाजपा आखिर तक कहती रही कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन धौलपुर में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई।